Okay, this is good evening to everybody who is listening निरोगी काया। मैं विजय कुमार निरोगी काया के हवाले से आज आपके साथ मुखातिब हूँ और मेरे साथ मेरे को होस्ट मिस्टर गुलशन जी बैठे हुए हैं आपके सामने, आपको रूबरू नजर आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, निरोगी काया मीन्स के आपका जो काया है ना, आपका जो बॉडी है, ये बिल्कुल निरोगी होनी चाहिए, इसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने मुंतखब किया हुआ है इम्यूनिटी, कि हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब जो डिफेंस है, हमारा बॉडी को डिफेंड करने वाला जो हमारे अंदर सामान होना चाहिए, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो जस्ट इमेजिन कि जिस देश के पास अपना डिफेंस नहीं है, मतलब यूक्रेन के पास अच्छा डिफेंस नहीं है, तो यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, रशिया को कुछ भी नहीं हो रहा है, मास बाय बिल्कुल नेग्लिजिबल चीज। तो ऐसे ही जिस्म के साथ होता है, हमारे अंदर जो ताकत ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो जरासीम हमारे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो हमारे जो कमजोर, मतलब जो कम होते हैं, जिनकी ताकत कम होती है, उनको हरा देते हैं। तो ऐसे ही ये सिस्टम होता है बॉडी का। उसी बॉडी पे आज हमने बात करनी है, जिसका हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। तो मैं अपने को होस्ट मिस्टर गुलशन जी से दरख्वास्त करता हूं कि आज इस निरोगी काया के हवाले से आज उन्होंने किस शख्सियत को दावत दी है और वो कौन है। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं गुलशन आजाद आप सभी का निरोगी काया के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको बताया कि इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे हमारी बॉडी हो, दोनों को सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इम्यूनिटी चाहिए होगी। तो इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने जो शख्सियत आज आप सभी के बीच में जिनको इनवाइट किया है, वो एक डॉक्टर हैं, रिटायर्ड सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने लगभग 35 इयर्स पब्लिक को सर्व किया एज ए डॉक्टर, और अभी भी वो अपनी जो सेवा है वो अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ऑर्थो में भी उनकी क्वालिफिकेशन है, और जनाब हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम जी। वेलकम सर, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Very good evening. Dr. Aslam ji, I also extend a very warm welcome and along with my viewers, ये लोग आज बड़े उत्सुक, इनको आज चाहिए है कि इम्यूनिटी जो आज का विषय है, वो मतलब पिछले 2 साल से इतना प्रचलित हुआ है कि हर कोई ऐड देख लो या किसी डॉक्टर से पूछ लो या किसी भी आम इंसान से आप बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये आपकी इम्यूनिटी है जो वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। तो सर, आप अपने सुनने वालों को बताइए कि एक्चुअल में ये इम्यूनिटी होती क्या है। ये इम्यूनिटी जो है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस है, हमारी बॉडी का डिफेंस है, जो कि बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिन, जो कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो उसको ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनको किल करते हैं। तो इसको और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, तो इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब ये जो इम्यूनिटी है ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो सर, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो सर क्या जेनेटिक जो जिसे हम लेते हैं, कहते हैं कि हमारी जेनेटिक लाइन जो होती है, क्या बच्चे से उसकी माँ का जो कोई रिलेशन इम्यूनिटी के बीच में रहता है? एग्जैक्टली रहता है, क्योंकि जो अगर माँ की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो वो बच्चे में भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं, और जब के बच्चा मतलब माँ की इम्यूनिटी कम हो तो वो जो ट्रांसफर इम्यूनिटी उस बच्चे में हो जाती है, उसकी पावर बहुत कम होती है, और वो बच्चा जो है डिजीजेस का बहुत ससेप्टेबल होता है, मतलब डिजीज उसको ज्यादा चांसेस ग्रैब करने के। ओके सर, अब ये चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जब
कोई कंसीव करना हो, किसी ने बच्चे की मतलब प्लानिंग करनी हो बच्चा पैदा करने की, जो पेरेंट्स होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। नेचुरल। ठीक है सर। अब सर आज के दारों जो आजकल जो सिलसिला चल रहा है, बच्चे जो है लड़कियां लड़के आजकल क्या करते हैं कि वो नौकरी के चक्कर में, कहीं अपनी एडजस्टमेंट के चक्कर में, शादी करने में अगर एवरेज देखें तो वो 30 साल 30 साल की उम्र के बाद ही शादी होती है। तो कुछ तो लोग 30 साल के बाद भी मतलब वो प्लान करते हैं कि चलो अब करते हैं 40 और 30 के साल के एज में सर। तो सर ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि जो लेट बच्चा, पेरेंट्स की उम्र अगर 40 तक होती है तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं तो इम्यूनिटी उसका जो असर होता है उस पे क्या 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 असरात मुरब्बत होते हैं उस पे? देखिए, ऐसे कंडीशन में जब माँ की इम्यूनिटी या पेरेंट्स की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो नेचुरली जो बच्चा पैदा होता है उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम रहती है और वो ससेप्टेबल रहता है, मतलब उसके चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा और डिजीज ग्रैब करने की बहुत ज्यादा चांसेस उस बच्चे में होते हैं। और उस जब इम्यूनिटी स्ट्रांग बच्चे की नहीं हो तो उनको खतरा रहता है कि किसी वक्त भी वो किसी मौलिक बीमारी का शिकार हो। अच्छा सर, इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये आपकी एडवाइस है कि शादी जो है वो प्रॉपर एज पे होनी चाहिए और जो कंसेप्शन होती है वो भी अच्छे तरीके से प्लान करके जब आप पूरे यूथ में हैं तब ही करनी चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लेट होने की वजह से जो बैड इफेक्ट्स होते हैं या वीकनेस जो होती है, जो कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चे को, तो उनका खदशा ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल सर, सर ने बताया कि देखो ओल्ड एज पेरेंटिंग जो होती है वो भी काफी ज्यादा असर डालती है बच्चे की इम्यूनिटी पे, आपकी खुद की हेल्थ पे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो सर वो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में क्या मदद करते हैं? बिल्कुल, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है और हर ऑर्गन का कोई ना कोई रोल होता है इम्यूनिटी डेवलप करने के। ओके सर ठीक कहा आपने। अब सर अगर मैं मुंह की बात करता हूँ, जुबान की बात करता हूँ, मुंह की बात करता हूँ, तो ये हमारा जो माउथ है, हाउ इट हेल्प्स, क्या वो हमारे जिस्म को डिफेंड करे? एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारे ये टेस्ट बड्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे टंग में जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, ये कंटिन्यूअसली ये सेक्रेशन करते रहते हैं। अगर इसमें इस सेक्रेशन से ये नीचे स्टमक की तरफ जाते हैं, अगर पैथोजेंस कोई आ गए हमारे मुंह के अंदर, ये सेक्रेशन इनको ले जाती है स्टमक की तरफ, और स्टमक में जो होता है HCl होता है और एंजाइम्स होती है। तो HCl एक तेजाब है और एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स और ये तेजाब इन पैथोजेंस को वही किल करते हैं। ये क्या नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये एक डिफेंस है। सर नाक का क्या रोल रहता है? नाक का ये रोल रहता है कि देखो हमारी नाक में जो बाल होते हैं नाक में, वो भी पैथोजेंस, बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं या कोई टॉक्सिन्स आते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। एक किस्म का बैरियर है। दूसरा जो नेजल सेक्रेशंस होती हैं, तो नेजल सेक्रेशंस ये फ्लो करती रहती हैं और ये म्यूकस जो है नेजल, वो बार बार इंसान बाहर ही निकालता है और उससे ये पैथोजेंस वॉश आउट हो जाते हैं। आप बताएं मुझे, ये पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है ये समझ नहीं आ रही। पैथोजन का मतलब ये हो गया कि जो मतलब बैक्टीरिया जो हमारी जिस्म में कोई डिजीज पैदा करने वाले एजेंट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो, बैक्टीरिया हो, तो इनको पैथोजेंस बोलते हैं। जो हमारी जिस्म में कोई बीमारी पैदा करते हैं उसको पैथोजन। जरासीम आप कह रहे हैं? जरासीम। अच्छा ठीक है सर। सर इसमें लंग्स और स्टोमक का, लंग्स और इंटेस्टाइन्स वगैरह जो रहती है हमारी, इसमें भी क्या कोई रोल है इम्यूनिटी? हाँ, इम्यूनिटी का इसमें भी रोल है। देखो जी, ये हमारा वेंट पाइप है
इसका या फेफड़ों के साथ जो पाइप है अंदर जाते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इनमें सीलियाज होते हैं। जी जी सीलिया होते हैं, सीलिया, तो वो सीलियास क्या होते हैं, ये एक जिस तरह वो पानी में एल्गी तैरती रहती है ना, एल्गी, यही उनका मूवमेंट, ये जी जी मूवमेंट करती रहती है। और ये इस मूवमेंट के जरिए इसको जो भी मतलब इन्वेडर होता है उसको ये बाहर निकालता है, और वो सेक्रेशन जो हमारी लंग से आते हैं तो वो स्पिट करता है आदमी को, तो वो नेचुरली वो बैक्टीरिया हो या जो भी जरासीम हो वो बाहर फेंक करता है। सर एक चीज मैं और पूछना मतलब चाहूंगा, कॉमन। हमारे गले में होते हैं टॉन्सिल्स, तो Exactly. टॉन्सिल्स क्या थे, डॉक्टर साहब के पास लोग जाते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स जो बढ़ गए, तो ये टॉन्सिल्स का क्या फंक्शन होता है इम्यूनिटी के हवाले से? इम्यूनिटी के हवाले से ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये हमारे मतलब गले में दोनों साइड से होते हैं, और ये गेट कीपर्स होते हैं चेस्ट के। तो एक किस्म के गेट कीपर्स ये सिक्योरिटी वाले दो हैं जो कि गले में बैठे हैं, और ये हमारी छाती में, लंग्स में, फेफड़ों में इंफेक्शन जाने नहीं देती है। जब भी कोई पैथोजन इधर आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये ग्लैंड जो है ये स्वेल हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन अपने अंदर लेते हैं, और यहीं पे वो व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो है सर्कुलेशन से आके तो उनको जरासीम को मार देते हैं। तो लिहाजा इससे हमारे फेफड़े वगैरह बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं सर कि हमारा जो भी ऑर्गन है वो अपने तरीके से हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। बिल्कुल करता है, एग्जैक्टली डिपेंड करता है। सर इसमें मैं समझना चाहूंगा आपसे, जैसे किडनीज वगैरह होती हैं, तो किडनी से ज्यादातर क्या आती है, वो ब्लड प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन करती है, हाँ, और जो भी जो अनवांटेड मटेरियल रहता है वो उसको यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। तो बिल्कुल सर बिल्कुल किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर का भी इसमें कोई रोल होता है इम्यूनिटी बिल्डअप करने में? बिल्कुल। जो ये किडनीज हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर है, किडनीज का एक्चुअली फंक्शन ये होता है कि जो बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारा होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट हैज वो जी यूरिन के जरिए पास आउट होना होता है, तो यूरिन उसको बाहर निकालता है, और वो जो यूरिन होता है एसिडिक टाइप का होता है, वो इन जरासीमों को मारता है, ताकि यूरिथ्रा यानी पेनिस के साइड से, यूरिथ्रा की साइड से कोई जरासीम अंदर ना जाए। तो उसको ये फ्रीक्वेंटली जब हम पेशाब के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सप्लाई होती है। ओके सर, आपसे एक सवाल ये होता है कि जब हम ये सारा सिलसिला स्टोमिक से होते हुए पहुंचते हैं इंटेस्टाइन्स में, सर आप स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है, क्या ये भी हमारी बॉडी को डिफेंस देती है? बिल्कुल। इनमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की लेयर जो होती है, वो एक किस्म का बैरियर क्रिएट करती है, और इसमें भी वो सीलिया जो होते हैं वो मूवमेंट्स उनकी बराबर वो मतलब उनका मूवमेंट जो है चलती रहती है, तो वो एक किस्म का बैरियर बनाती हैं। जो भी ये हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया या कोई चीज अंदर जाता है तो उसको ये वॉश आउट करती है। राइट सर। अच्छा सर, अब एक चीज हो रहा है, WBC क्या हो गया सर? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये आप कह रहे हैं कि ये क्या काम होता है? हमारे बॉडी पे कहीं खराश आती है, जिसम पे कोई चीज लगती है, तो ये उस पोर्शन जहाँ से ब्लीडिंग होती है, उस जहाँ पे जख्म होता है, उस जख्म पे ये अपने जो WBC उनको स्पीडली भेजती है, और वो क्या करते हैं वहां पे उसको क्योर करते हैं। मतलब कोई भी जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन होती है जख्म पे आने के लिए जो तैयार बैठी होती है, उसको ये रोकते हैं ताकि उस जख्म के जरिए हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन ना पहुंचे। सर आपने बड़े अच्छे से बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। सर इसमें एक में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो जिसे हम कहते हैं ना कि आज के टाइम पे बड़ा ही पॉपुलर है, आज के टाइम पे वो उसका काम ज्यादा कुछ बढ़ गया है, जिसे हम जानते हैं लीवर के नाम से। तो सर आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सर लीवर कैसे हमें इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करता है? देखिए, ये जो लीवर है, ये मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो भी खुराक हम खाते हैं
तो इस खुराक को जो मतलब हमारे जिस्म को लगने वाली चीज है उसको तो हमारे जिस्म की तरफ भेज देता है। और अगर इसमें से कोई ऐसी चीजें होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट उनका या कोई जहरीला मवाद उनका हो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है और खारिज करने में भी कोशिश करता है। ओके सर, आप देखिए क्या होता है कि जब कभी हम डस्ट में चलते हैं सर, डस्ट में चलते हैं या तेज हवा चलती है तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं। तो आंखों बंद करने का मतलब है कि हमारी आंखों में कोई डस्ट ना जाए या कोई ऐसी चीज ना पड़ जाए जो हमारी इस रेटिना को, हमारी आंख को खराब कर सके। तो ये आंखों में से आंसुओं का निकलना सर, जो पानी निकलता है, इज इट आल्सो ए डिफेंस टू द आईज? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आइसोजाइम्स होते हैं क्योंकि ये जरासीम को मारने की उनमें ताकत होती है। तो दूसरी बात जो ये जिस वक्त फर्ज करो ये डस्ट वगैरह होती है, ये ऊपर वाले की मतलब इंसान को बनाने वाले की ताकत जो है उसने इनको ब्लिंकिंग भी दे दी है ताकि उस बाहर से जो आने वाली टॉक्सिन है या कोई गर्दा वगैरह है उसको ब्लिंकिंग से बच जाता है। दूसरा जो सेक्रेशन होती है आई की, तो इसमें आइसोजाइम्स होते हैं जो कि करते हैं कि मतलब जो भी बैक्टीरिया हो या जो भी ये जरासीम आंख की तरफ जाता है तो उसको ये न्यूट्रलाइज भी करता है। और जो यहाँ पे ग्लैंड होता है एक जो कि ये सिक्रेशन बनाते रहते हैं और इसको बाहर फेंक देता है। सर आंखों का इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लिंक करके हम आंख को चमकाना, जो चमकाना जो इसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, उसका मीनिंग ये होता है कि वो हमारे जब आंख बंद करके हम खोलते हैं तो दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ रेस्ट टू द रेटिना, और उसके साथ साथ वो उसको लुब्रिकेट भी करता है। हाँ, उसको लुब्रिकेट भी करता है और इसको सफाई वफाई हो जाती है, जो गंदगी पड़ी होती है वो बाहर निकल आती है। सर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम स्किन के नाम से जानते हैं, तो सर स्किन कैसे इम्यूनिटी बिल्टअप करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी की? देखो स्किन जो है जिल्द जो हमारे जिस्म की एक प्रोटेक्शन है बाहर से, बिल्कुल कंप्लीट ऑल ओवर प्रोटेक्शन है। तो ये हिफाजत करती है हमारे जिस्म की। हाँ, किसी वक्त अगर कोई चीज पेनिट्रेट कर जाए, इसमें कोई जख्म वगैरह लग जाता है तो या किसी जगह मतलब उसमें पैथोजेंस या ये जो जरासीम वगैरह पड़ जाते हैं उस जगह पहुंच जाते हैं तो इन्फेक्शन कर जाते हैं। लेकिन हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म ऐसा भी है कि उस चीज पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वो जगह जो होती सूज जाती है और उसमें सर्कुलेशन मतलब ये दिमाग की तरफ से एक स्टिमुलस आ जाता है, एक हुक्म आ जाता है कि भाई आप इस जगह को कवर करो। तो जब ये कवर हो जाते हैं तो इसमें मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है साइड में, ताकि इसको एक ही जगह रखने की कोशिश, ताकि जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में न चला जाए, एक ही जगह ये रहे। और जो इसमें WBCs होते हैं वो इनको जरासीम्स को फाइट करके मार देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात डॉक्टर साहब ये समझा रहे हैं आपको कि मतलब कभी भी जब कोई इंदेशा होता है हमें चोट लगने का या चोट लग जाती है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक जो सिस्टम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो दिमाग में होता है, वो उसी समय आपको डायरेक्शन देता है हमारे दूसरे ऑर्गन्स को। जैसे लग के जख्म आता है किसी बाजू पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एक इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई इसको आप उसी समय दबा दो, इस जख्म को दबाओ ताकि इसमें से ब्लीडिंग ना हो, या जो भी एक्शन आपने अप्रोप्रिएट एक्शन जो उसको बचाने के लिए, उसको डंपने के लिए या उस पर मेडिसिन लगानी है, तो दिस इज अ डायरेक्शन जो विच कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसी असना में हम उसको एज पर डायरेक्शन ऑफ अवर ब्रेन उसको हम दबाते हैं, उसको ठीक रखते हैं या धोते हैं, जो भी ट्रीट करते हैं। तो ये वो चीज है। तो उसमें बहुत सारी मदद करते हैं आपके WC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। तो सर ये जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ये WBC, ये डिफेंस कौन सा होता है इनका? इनका डिफेंस जो होता है फैगोसाइटिक टाइप मतलब हो गया ये निगलते हैं और इनके ऊपर जो लेयर्स भी होते हैं वो जहाँ पे कोई ये बैक्टीरिया वगैरह हो या जो कोई जरासीम जिस जगह पे हो इसके ऊपर एक ये कवर बना देता है।
कवर बनाता है और इसको एनगल्फ कर देता है, यानी इसको निगल जाता है। मतलब ये हुआ कि जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये WBC उसी समय आकर उन बैक्टीरियाज को यूं आप जैसे कहते हैं कि निगल जाते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं। हाँ, तो वो जो जगह होती है इफेक्टेड, उसको वो फर्दर इन्फेक्शन होने से बचा लेते हैं। अब सर ये आप बता रहे थे हमें डिफेंस, मतलब हर ऑर्गन अपने तरीके का डिफेंस करता है। तो ये जो कान होते हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि सुनने के काम आते हैं, तो क्या ये भी डिफेंस प्रदान करते हैं बॉडी को? बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो वैक्स जो होती है, कान के अंदर जो मैल होती है, वो मैल उसमें एक ऐसी बदबू ही समझ लो या खुशबू समझ लो, तो वो एक रिपेलेंट है। जितने भी मतलब हमारे कान में कोई चीज नहीं चली जाती है, जब वो कान तक अगर पहुंचे भी, अगर आदमी अनअवेयर हो, तो किसी जगह सोया हो, लेकिन वो कान की तरफ जब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसको उसकी गैस की वो स्मेल आ जाती है, वो वहां से भाग जाते हैं। ये भी एक डिफेंस सिस्टम है कान के लिए। हाँ दोस्तों, बात ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब सिटीज में तो लोग बेड्स पे सोते हैं, AC लगे होते हैं, फैंस लगे होते हैं। जब गांव में किसानों की बात मैं करूं या गांव वालों की बात करूं, तो कभी कभार वो जमीन पे भी सोते हैं, घास पे भी सोते हैं, तो वैसे उनको बड़े चांसेस रहते हैं कि उनके कानों में कीटाणु चले जाएं या कोई और किस्म का जो इंसेक्ट्स होते हैं वो चले जाते हैं। बट ऊपर वाले ने कान के अंदर एक, जो डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया, एक वैक्स होता है, उसमें एक पंजेंट, मतलब एक ऐसी खुशबू होती है, एक ऐसी मुश्क आप कह सकते हैं ऐसी होती है कि जो ही वो इंसेक्ट उसको सूंघता है तो वो अंदर नहीं जाता है कान के, तो वो बाहर से ही बाहर चला जाता है। तो मतलब ये दिस इज अ बिग डिफेंस बाय द ईयर, और यही एक डिफेंस होता है जिसको हम, इसी डिफेंस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। सर जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया हमें कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका एक अलग अलग तरह की इम्यूनिटी बनाने में या इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में, हमारी बॉडी को डिफेंड करने में अलग अलग एक उनका अलग अलग काम रहता है। वो दैट मीन्स कि हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग तरह की इम्यूनिटी हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पैदा होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गई या फिर बाहर से जो इन्वेडर्स हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनसे लड़ने में हेल्प करती है। लेकिन सर अगर ये सारे ऑर्गन्स हमारे एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें हमारे ऊपर कोई इन्वेडर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद आपकी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब कोई वायरस इस डिफेंस को तोड़ देता है, यानी कि इस बैरियर को तोड़ देता है, तो वो इस इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको तोड़ के हमारी ब्लड स्ट्रीम में या हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो सर उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे डिफेंड करती है अपने आप को? बिल्कुल, जब ये बैरियर्स, ये जो जरासीम वगैरह जो भी चले जाते हैं, जो इन बैरियरों को तोड़ के ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, तो ये जो फैगोसाइट्स होते हैं, WBCs वगैरह जो है, ये इनको उस आर्टरीज की वाल के साथ या जो वेन्स है उनकी वाल के साथ ये लग जाते हैं, तो वो WBC उनको वहां किल करते हैं और इस तरह से हमारे जिस्म को बचाते हैं। दूसरा हमारा एक और है कि जब ये पैथोजेंस, ये बैक्टीरिया वगैरह ब्लड में चले जाते हैं, तो इंसान को टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये बुखार जो है, ये पैथोजेंस की ये वाइबिलिटी को खत्म करता है, तो मतलब उनकी जिंदा रहने की ताकत ज्यादा नहीं रहती। उधर से वो डिफेंस सिस्टम जो WBC आता है, तो इससे प्रोटेक्ट। इन्होंने कहा कि अब सबसे पहले हमारे जुबान पे, जिनके मुंह पे सैलिवा एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो हमारे किसी भी कीटाणु को अंदर जाने में रोकता है। देन कम्स द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल के बाद ये लीवर पे आते हैं, किडनीज की बात होगी है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स की बात होती है। अब गुलशन जी पूछ रहे हैं कि अगर ये सारे बैरियर्स कोई कीटाणु तोड़ के अंदर चला जाता है, वो हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड के बाद जाने में उसको हमारे बॉडी को क्या होता है? तो डॉक्टर साहब ने कहा
कि ऐसे कीटाणु क्या होते हैं जब वो हमारी आंत के किसी जगह छुप जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो जो हमारे WBC होते हैं वो उनको वहां पे पहुंच के उनको खा जाते हैं, तो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रदान करते हैं। और दूसरा कारण इन्होंने ये बताया कि हमारा बॉडी जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बॉडी में हीट ज्यादा पैदा कर देता है, क्योंकि हीट ज्यादा होने की वजह से भी ये जो कीटाणु होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब से मैं पहले बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्या हीट गेन करने में, बॉडी को गर्म करने में अगर हम किसी भट्टी के नजदीक बैठ जाए या आग सेकना शुरू कर जाएंगे तो वो कीटाणु मर जाएंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा हरगिज नहीं करना, ये बॉडी की इंटरनल हीट होती है, अपने आप को जलाना नहीं है, ये अलग से प्रोसेस है। तो देसी और ये सामान को देसी तरीके से आप नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब अब ये चीज एक बड़ी मशहूर हो गई है। अब कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना की जो एक मेडिसिन थी, जो इंजेक्शन थे, वो मतलब पूरी दुनिया ग्लोबली जब इस पे रिसर्च वर्क होता है, आरएनडीज होती है, तो उन्होंने कहा कि इसको 6 महीने लगेंगे या 2 महीने लगेंगे, और आखिरकार क्या हो गया, ये बाहर आ गई सर, ये जो वैक्सीन थी वो बाहर आ गई। अब जब इंजेक्शन से लगना शुरू हो गए तो लोगों ने पूछा जी क्या ये कोरोना को मतलब कोरोना से ये लड़ेगा? तो उन्होंने कहा ये एंटीबॉडीज होती है। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुनने वालों को बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स मीन, एंटीबॉडीज मीन। ये एंटीबॉडीज एक मतलब ऐसी चीज होती है जो कि हमारे डिफेंस के लिए, बॉडी डिफेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये जो एंटीबॉडीज हमारे जब अंदर चली जाती हैं तो ये इनको मतलब बीमारियों को रोकने में मदद देती है। सर मैं यहाँ पे बोलने की इजाजत चाहूंगा, मतलब ये एंटीबॉडीज डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कि जैसे तो एंटीबॉडीज ऐसी फोर्स है, ऐसी मिलिट्री है जो हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारी जो बीमार करने वाली फोर्स होती है उसको कमजोर करती है, उसको मारती है। मतलब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज का जो बढ़ा देती है। एंटीबॉडीज मतलब हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ताकि वो दूसरे जो बीमारी लगने वाले बैक्टीरियाज हैं उन पे काबू होके उनको मार भगाएं, तो हम बीमार ना हो। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बात बताई हमें एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, तो अब उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो वैक्सीनेशन आई है, तो सर ये इस वैक्सीनेशन का क्या काम होता है? देखिए, जो वैक्सीनेशन हम देते हैं यूजुअली जब बच्चे मतलब पैदा होते हैं तो शुरू उनको कुछ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स देते हैं। वो वैक्सीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप कर देती है और वो हर बीमारी के लिए अलग वैक्सीन होती है। तो जब वो वैक्सीनेशन हम बच्चों को देते हैं यानी हम उनको बीमार होने से बचा लेते हैं। तो कुछ मौलिक बीमारियां हैं जिनके लिए मतलब ये वैक्सीनेशन दी जाती है। और एक टाइम जब वो स्मॉल पॉक्स था, उस टाइम में अभी वैक्सीन नहीं थी, तो लोग पुराने लोग जो थे, जब भी किसी को स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन हो जाता था तो जंगल में बोलते हैं हवा के लिए ले जाते थे। तो उससे भी बहुत सारे लोग ना इन मिलियंस डाइड। जब उसकी वैक्सीन निकल गई तो ये बिल्कुल मतलब इससे सीन पे बिल्कुल गायब। वैक्सीन का मतलब मैंने आपकी बातों से समझा सर, वो सिर्फ ये है कि हम उसमें एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करते हैं बच्चे में, तो ताकि उसकी बीमारी में जो डिफेंस करना है, उसकी बॉडी में जो बीमारी के अगेंस्ट डिफेंस करना है वो बढ़ जाए। तो सर एक चीज मैं जनाब से पूछना चाहूंगा
बच्चों को तो पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी दिया जाता है जो ही वो पैदा होते हैं। तो उसके बाद मीजल्स को 9 महीने के बाद दिया जाता है। फिर पेंटा वैक्सीनेशन होती है, तो उसकी ड्यूरेशन होती है कि आफ्टर 45 डेज देते हैं, उसके 1 महीने के बाद फिर से एक डोज दी जाती है, फिर एक बूस्टर डोज दी जाती है जो 1.5 साल के बाद दी जाती है। तो इसी तरह तरीके से डीसीजी जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट टीबी से फाइट करने के लिए, क्योंकि टीबी एक फैटल बीमारी है। तो अब जैसे जो एक डीपीडी होता है जो जिसको हम काली खांसी हो गया, गला घोटू हो गया या टेटनस वगैरह के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये वैक्सीनेशन होती है जो करते हैं। तो जो कोरोना के कारण इस दौरानिए में हुआ दैट वाज आल्सो ए वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज टू द बॉडी और डिफेंस अगेंस्ट to enhance the defense system of our body against so many diseases जो फैटल हैं। तो वो शुरू से ही हम बच्चों को उनकी दवाई दे देते हैं, दैट इज ए वैक्सीनेशन। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, निरोगी काया के माध्यम से मैं सभी सुनने वालों से कहूंगा, अगर उन्होंने अपने बच्चों को ये सब वैक्सीनेशन करवा दी हैं तो वो दैट्स वेरी गुड। बट वो ये पैगाम को लोगों तक अपने जरिए से जरूर लोगों तक ये पहुंचाएं कि अगर किसी का बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो बराए मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवा लें। ज्यादातर ये जो एरियाज में रहने वाले बच्चे होते हैं वो वैक्सीनेशन के मतलब उनका कंसेप्शन नहीं होता है कि कौन कौन सी बीमारियां, कैसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों को पकड़ लेती है। तो अभी हमारी जो मतलब हेल्थ टीम्स वगैरह हैं, जिस तरह पोलियो ड्रॉप्स वगैरह ज्यादा सदम एरियाज में देते थे ताकि लोग अवेयर नहीं थे। जितने अनएजुकेटेड लोग रहते हैं वो अनअवेयर होते हैं इन चीजों से। मिट्टी में बच्चे खेलते रहते थे तो उनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस थे। उनको अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है। सर, मैं सर की बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि देखो वैक्सीनेशन जो है वो एंटीबॉडीज हैं और जिस तरह की बीमारी होगी उसी तरह की एंटीबॉडीज या फिर वैक्सीनेशन हो। बिल्कुल। यानी कि जैसी बीमारी वैसी दवाई, तो एक दवाई एक बीमारी को खत्म करेगी। तो हम सभी को बड़े ध्यान से ये चीज सोचनी चाहिए और बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि वैक्सीनेशन हमें जरूर लेनी है, हमें खास करके बच्चों को, ताकि छोटी उम्र से ही उसकी बॉडी जो हो वो इम्यूनिटी बिल्टअप करना स्टार्ट कर दे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर हमने देखा कि बहुत सारी डिजीजेस होती है इंसान को, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कुछ होते हैं, लेकिन बाहर से नहीं होते। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अंदर ही पनपते हैं और वो एक दिन ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाती है कि बॉडी के अंदर अपने आप ही कुछ होना स्टार्ट हो गया, गलत होना स्टार्ट हो गया। तो सर ऐसी कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस के मतलब रिलेशन में हम क्या समझ सकते हैं सर, ये क्या चीज होती है? देखो, जो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है इनका इम्यूनिटी के साथ कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं होता है। ये जो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर वगैरह है या शुगर है, डायबिटीज है या हेमराइड है, तो ये चीजें ऑटो इम्यून डिजीज में काउंट की जाती है। डिजीज होती है ब्रेन की। मतलब सर ये कहने का आपका कि ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं, वो बीमारियां होती हैं जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम रेस टू रेस, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर कोई बंदा शुगर का पेशेंट है या कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम है किसी को, तो जो उसकी आने वाली नस्लें हैं उनमें ये चीज होने की चांसेस बन जाते हैं, मेजॉरिटी केसेस में बन जाते हैं। तो ये दिस इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। आज सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंसानी ख्वाहिश समझ लो या उसकी एक कमजोरी है कि बंदा मरना नहीं चाहता है। अब कुदरत का निजाम है कि बंदे ने मरना है। अब सर सवाल ये उठता है कि जो एक सियाना या ओल्ड मैन होता है वो बूढ़ा होता क्यों है, वो वजह क्या होती है, वो क्यों वो चाहता है कि मैं हमेशा जवान ही रहूं।
लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं जनाब से पूछना चाहूंगा कि आखिर बंदा बूढ़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि हर चीज में एजिंग प्रोसेस आ जाता है। एजिंग प्रोसेस हर चीज जो है टाइम के साथ, मतलब बचपन में जो इंसान का वातावरण था, उसके बाद वो जवानी में पहुंचा, उसका और सिस्टम था, उसके बाद जब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इसी तरह हमारे जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं, इनमें वो डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि उस तरह स्प्लीन का काम था ब्लड बनाना, तो वो ब्लड उसमें WBC भी थे, हीमोग्लोबिन भी था, तो लेकिन जब इसकी कैपेसिटी कम हो जाती तो इसने बनाना कम कर दिया। लेकिन अगर हमारी जरूरत ज्यादा थी तो ये कम बन गया, तो नेचुरली एक वीकर साइड में चला गया। इसी तरह जो हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो जब जवानी में रेडिश कलर का होता है, और उनका भी काम होता है WBC, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, सारी चीजें बनाने का। लेकिन जब एजिंग प्रोसेस आ जाता है तो ये रेड के बजाय येलो हो जाता है, यानी इसने अपना काम छोड़ दिया है। इसी तरह हमारे ये गले के फ्रंट में एक थाइमस होता है, वो भी एक इम्यूनिटी का एक बड़ा जखीरा होता है। टाइम के साथ वो भी डिजेनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ से वक्त के साथ ये सारी चीजें अपना अपना काम छोड़ जाते हैं, इंसान को बुढ़ापा आ जाता है, उसकी जो पैथोजन या बैक्टीरिया के साथ लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जब ताकत कम हो जाती है तो बीमारियों का गलबा उस पर ज्यादा हो जाता है। बीमारियों का गलबा ज्यादा हो गया तो नेचुरली वो डेथ की तरफ भी जाता है। सर मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं आज इम्यून सिस्टम की, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। उस डैमेज जो मतलब जैसे स्प्लीन का जिक्र किया इन्होंने, या किसी और चीज का जिक्र किया है, बोन मैरो का जिक्र किया है, या सेल की जनरेशन का जिक्र किया है, बॉडी का मास कम हो जाता है, या मतलब जो चीजें जवानी में बड़ी तेजी से पैदा होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं। उन कारणों को अगर गिनवाना हो तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुख्तसर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो लाइफस्टाइल है, मतलब हर चीज केमिकलाइज्ड है। हर चीज में आप देखेंगे, खाने के सामान ले लो आप, इसमें क्या है, ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो जहर के लगभग, जहर मतलब ऑलमोस्ट दैट इज ए स्लो पॉइजनिंग। तो जैसे जो आजकल को जंक फूड्स हैं, या दूसरे भी आप कार्बोहाइड्रेट्स के ले ले, प्रोडक्शन ले लें आप सर, जो खेती होती है उसमें केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पानी अगर ले लें जो पीता है, दैट इज और जो सारे का सारा पानी है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें जरासीम होते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सांस भी लेते हैं तो वो जहर को इनहेल करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हवा ली है हमने, लेकिन हवा के अंदर क्या क्या चीज इस प्रदूषण में है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। तो ये सारे का सारा सामान जब हम खाते हैं, और खाते खाते हमारे शुरू से बचपन से लेकर अप टू 60-70 साल की उम्र जब हम पहुंचते हो, तो यही जो पदार्थ होते हैं, ये जो प्रदूषित होते हैं, ये जो गंदे पदार्थ होते हैं, ये हमारे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। यही एक कारण है कि हम आखिर में हम एक कंसोलेशन होती है हमें, भाई हमें बुढ़ापा आ रहा है। हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एज बढ़ गई है, लेकिन एज के साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स को डैमेज करता है, दैट इज ये आज का लाइफस्टाइल है। ये आज का लाइफस्टाइल है। और आज भी मैं कोट कर सकता हूँ, ये हंजूरा एक इलाका है, वहां पे मैंने सुना कि रोड्स बहुत कम है। ये सिल्क रूट पे पड़ता है शायद, कश्मीर तिब्बत के पीछे कहीं उसी एरिया में। तो वहां के जो 90 साल का बंदा है वो ही लुक्स क्वाइट यंग, और उसमें कैपेसिटी है, ही कैन कंसीव और ही कैन हेल्प इन देयर फर्टिलाइजेशन, ये कंसेप्शन हो सकती है 90 साल की उम्र में भी। दिस इज अ लाइव एग्जांपल। ये असर है प्रदूषण का। तो यही वजह है कि हम बुढ़ापा होता है हमें, हम अर्ली एजिंग के शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारी उम्र नहीं होती है उतनी। इवन देन
बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल अर्ली एजिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब से ये आखिरी प्रश्न करूंगा कि सर, अगर हम भी चाहें कि मेरी उम्र भी 120 के लगभग हो, 100 प्लस हो, तो मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इंसान को बहुत सारी चीजों पे नजर रखनी। एक तो उसकी डाइट जो होते हैं, बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें कि सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। क्योंकि ये है कि एक जो कुछ आदमी जो रूटीन की डाइट, एक किस्म की डाइट रोज रोज खाते हैं, वो उसको न्यूट्रिएंट पूरा नहीं देते, उसकी जिस्मानी ताकत, जरूरियात इम्यूनिटी को इंक्रीज करने की नहीं होती। तो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस तरह मीट वगैरह आदमी ले रहे तो उसे 8 अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी एंड बॉडी ग्रोथ, वो वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो ब्लॉक कर देता है। तो दूसरी बातें हैं कि उसके साथ मतलब सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स भी, डाइट भी, और उसके बाद एक्सरसाइजेस वगैरह, और उसके बाद वॉक्स वगैरह वो भी, जिस वक्त पोल्यूशन आप समझते हैं ज्यादा नहीं है, तो उस वक्त वॉक जो है वो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है, हमारी डाइट भी इम्पोर्टेंट है, और वो डाइट वो जो है जो कि बिल्कुल मतलब कल्टीवेट की गई हो, जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स इस्तेमाल नहीं हुए, या जिस तरह वो फ्रूट्स वगैरह आदमी लेता है वो भी ऐसे होने चाहिए कि सेल्फ कल्टीवेटेड होने चाहिए, जिसमें ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो होते हैं जिस्म के लिए, जो दूसरे मतलब ये प्रोटीन्स वगैरह लेना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विटामिन सी, जिंक वगैरह, सिलिकॉन, बहुत सी चीजें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, और इंसान को इसका भी आदी रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जिंक हो गया, विटामिन सी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो इख्तिताम वजीर होता है प्रोग्राम के हवाले से, निरोगी काया के हवाले से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और खासकर डॉक्टर मोहम्मद असलम जी का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात यहाँ पे निकाल के आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है। अपने आप को अगर महफूज आपने रखना है आज के इस मटेरियलिस्टिक एज में, तो क्या क्या इक़दामात करना पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इनके अगर लास्ट में आपको मैं यही कहता हूं जो मामूल में कहता हूं कि अगर जिंदगी बेवफाई नहीं करती तो अगले हफ्ते इसी टाइम पे आपसे फिर से किसी नए मौजू पे जरूर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल listeners and to all viewers, and hope that they will follow the instructions and they will bring this good future in their lives.